हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों का बुक चेंज हो चुका है। जितने भी कक्षाएं हैं सभी कक्षाएं की बुक अब चेंज हो चुकी है। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं यानी कि कक्षा 8 का गणित का अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के बारे में समझने वाले हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए ये हमारा न्यू बुक है, कक्षा 8 का बुक अब चेंज हो चुका है। देखिए 2025 से 26, तो अब जो है आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हमें समझना है सबसे पहला क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में समझने से पहले यहाँ पर देखिए इसमें कुछ संख्याएं पहले समझना होगा। देखिए इनसे पहले हमें समझना होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती है। इसके बाद हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इसके बाद हमें समझना है पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। और इसके बाद हमें समझना है परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें इन तीनों संख्याओं को समझना है, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं को। तो चलिए इन संख्याओं को जो है हम कॉपी में समझाते हैं आप लोगों को। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 वर्ग है 8वीं और ये न्यू बुक का है सॉल्यूशन। न्यू बुक परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमने आपको क्या बताया है, आपको समझना है प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो देखिए गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास देखिए यहाँ पे टोटल बताइए इसमें कितना पेन है, तो आप आसानी से बता देंगे इसमें टोटल 4 पेन है। तो आपको कैसे पता चला 4 पेन है, आप गिनती किए और गिनती कहाँ से किए, 1 2 3 4 इस तरह से गिनती किए, यानी कि 1 से आप गिनती किए हैं। तो वही 1 से जो है आगे जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे आगे जितना भी अनंत तक जितना भी संख्या है 10 11 12 13 14 जिसको आप गिनती कर सकते हैं अनंत तक, वो सभी जो है प्राकृत संख्याओं का उदाहरण है। देखिए परिभाषा है गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यही इसका उदाहरण हो जाएगा। गिनती हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से लेकर जितना आगे संख्या है सभी के सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। 1 से पहले वाला जो होगा वो नहीं होगा कभी भी, सिर्फ 1 से शुरू करना है। 1 से आगे जितना भी संख्या है वो सभी प्राकृत संख्या में आ जाएंगे। तो प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो समझिए पूर्ण संख्या क्या होती है। शून्य से अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से, यहाँ पर लेंगे हम शून्य से आगे जितना भी संख्या है, शून्य रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, इसी तरह से 5 6 आगे अनंत तक जितना भी संख्या है, इसमें क्या आता है, शून्य भी शामिल हो जाता है। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को जब हम शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या है ही, लेकिन इसमें एक शून्य जुड़ जाता है। शून्य भी क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या में जुड़ जाती है। तो शून्य रहे, 1 रहे, 2 रहे, आगे जितना भी संख्या है वो सभी क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 10 लिखे हैं तो ये शून्य है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। कभी भी शून्य सिर्फ नहीं हो सकता है। जैसे एक संख्या जैसे शून्य रहे और इसको अगर पूछे प्राकृतिक संख्या है या नहीं तो कहेंगे नहीं, ये नहीं होगा। दूसरी बात याद रखना है, अगर पूछ दे 1.2 क्या यह प्राकृतिक संख्या है तो कहेंगे नहीं। दशमलव में कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। संख्या इस तरह से गिनती करते हैं हम, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पूर्ण संख्या समझ ले, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। अब इसके बाद हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब समझिए पूर्णांक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स क्या होती है, यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है। जब परिभाषा समझ लेंगे तो उदाहरण अपने आप समझ आएगा। तो देखिए धनात्मक संख्या क्या होती है, जो संख्या प्लस में हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो पूर्ण संख्या जितना भी पूर्ण संख्या ये धनात्मक में है, शून्य नहीं है धनात्मक संख्या। शून्य को छोड़ करके जितना आगे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जितना भी है 528 29 30 31 32 सभी के सभी क्या है, धनात्मक संख्या है।
तो ये सभी धनात्मक संख्या है। और इसी में यही संख्या में अगर माइनस में आ जाए, ये अगर माइनस लग जाए तो वो हमारा ऋणात्मक संख्या बन जाती है। और शून्य ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या है। अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें, तब जाकर के आप लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ पर समझिए, धनात्मक संख्या होता है क्या, 1 2, जो संख्या प्लस में हो। प्लस यहाँ पर देखिए इनके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब समझ जाइए वो प्लस में है संख्या। 4 5 6 7 अनंत तक जितना भी संख्या वो सभी क्या धनात्मक संख्या है। और इसी में क्या होता है, शून्य भी शामिल हो जाता है। अगर शून्य भी रहे, यहाँ पर पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या भी होती है। ऋणात्मक संख्या जो है इधर इन साइड लिख, यानी कि बायां पक्ष में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे धनात्मक संख्या होती है और बायां पक्ष में हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। तो ऋणात्मक संख्या हम इधर लिखेंगे। यहाँ पर शुरू होती है -1 से, -1 -2 -3 -4, इसी तरह से अनंत तक आगे जितना भी जाएंगे वो सभी ऋणात्मक संख्या हो जाएंगे। ऋणात्मक में जैसे अगर मान लीजिए पूछ दे 789, यहाँ पे ये माइनस में है, तो क्या यह जो है पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे हाँ। जितना भी जिसे भी हम गिनती कर सकते हैं, दशमलव में बस नहीं होना चाहिए, याद रखना है। दशमलव में नहीं होगा और न ही बटा के रूप में भी होगा पूर्णांक संख्या, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ संख्या गिनती की संख्या हम कह रहे हैं, यहाँ पर जिसे हम गिन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें जैसे 789 है, तो इसी को हम पढ़ते जाएंगे, -4 -5 -6 -7, इसी तरह से आते आते हम चले आएंगे 789 पे, -789 पे। यहाँ पर ये प्लस में रहे या माइनस में रहे, सभी क्या होता है धनात्मक। देखिए माइनस में है तो ये ऋणात्मक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या तो है ही, लेकिन इसे हम कहेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और ये हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और शून्य न तो धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक संख्या है। इतना आप लोगों को समझ आ गया। ये हमारा जो उदाहरण है ये हमारा पूर्णांक संख्याओं का यानी कि इंटीजर्स का उदाहरण है। अब इसके बाद जब इतना समझ ले तब हम परिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे। जितना समझ गए तो परिमेय संख्या अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब समझिए परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या, इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q बराबर, यहाँ पर देखिए बराबर को काट दिए इस तरह से, इसका मतलब बराबर नहीं है शून्य। यहाँ पर याद रखना बराबर नहीं है शून्य, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा से अगर नहीं समझ आ रहा है तो उदाहरण से जब समझाएंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। तो देखिए वैसी संख्या जिन्हें क्या हो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी कि बट्टे के रूप में लिखा जा सकता हो। जैसे देखिए अगर लिख दे हम 5/7, तो ये p/q के रूप में आ गया है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे लिख दे हम यहाँ पे 7/3, ये भी क्या है परिमेय संख्याओं का उदाहरण, p/q के रूप में है। ऊपर वाले p और नीचे वाले को हम q मानते हैं। इसी तरह से अगर हम लिख दे यहाँ पे 0/5, तो ये भी परिमेय संख्याओं का उदाहरण है। अगर इसी तरह से अगर हम लिख दे यहाँ पे 7, सिर्फ 7 लिख दे, तो क्या यह परिमेय संख्या होगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। कैसे है, अगर इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। q के स्थान पर अब आ गया 1। तो अगर बट्टा में नहीं रहे, अगर डायरेक्ट संख्या में रहे, तो वो भी समझ जाइए वो भी क्या है परिमेय संख्या है। इसमें एक बात बस याद ये रखना है कि q के स्थान पे कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। जैसे ये देखिए ये सभी 7 3 5 1, ये सभी ये जो जितना भी हर के स्थान पे है, ये ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो हर के स्थान पे यानी कि ये है q, हर के स्थान पे हम q मानते हैं इसको। तो ये सभी q जो है q कभी भी शून्य का नहीं होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर मतलब कहना का मतलब है, जैसे लिख दिए हम 5/0, 5/0, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है p तथा q क्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या माइनस में भी है। पूर्णांक संख्या यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूर्णांक, पूर्णांक का कहने का मतलब है, देखिए पूर्णांक का उदाहरण ये है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पूर्णांक संख्याओं का उदाहरण। तो ये संख्या ही लिंग परिमेय संख्या में, यही संख्या हम परिमेय संख्याओं में यूज करते हैं। इसमें माइनस में भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पर हम लगा दें माइनस में 5/7, तो ये भी परिमेय संख्या है। या फिर 7 और बट्टे में माइनस में 3 लगा दें इनको, तो ये भी परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या है, बट इनके स्थान पे q के स्थान पे शून्य कभी भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें देखिए q के स्थान पे शून्य है, तो ये परिमेय संख्या नहीं। इसके बाद आप लोगों को समझना है दशमलव में परिमेय संख्या नहीं होती है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए इसके बाद अब आप लोगों को समझना है
परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इसमें है संवृत, संवृत गुणधर्म, पहला गुणधर्म है संवृत। तो देखिए परिमेय संख्याओं को गुणधर्म को समझने से पहले इसमें पूर्ण संख्याओं के भी गुणधर्म समझना होगा। पूर्ण संख्या का गुणधर्म, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये भी हमने आपको बताया है, अभी जस्ट हमने बताया आपको। तो यहाँ पर समझिए पूर्ण संख्या, यहाँ पे क्या दिया है, पूर्ण संख्या। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या में लिखा हुआ है, आइए एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर संवृत गुणधर्म की चर्चा करते हैं। तो देखिए संक्रियाएं क्या होती है, सबसे पहले हमें समझना है संक्रियाएं क्या होती है, बुक में ही हम समझ लेते हैं। तो देखिए संक्रियाएं, यही चिन्ह को हम कहते हैं, जैसे योग हो गया, व्यवकलन हो गया, गुणन हो गया, भाग हो गया। योग मतलब जोड़, जोड़ना, व्यवकलन यानी कि घटाओ, घटाना, गुणन मतलब गुणा करना, भाग मतलब भाग करना। तो यहाँ पर इन संक्रियाओं को योग, व्यवकलन, गुणन, भाग, ये सभी क्या है, संक्रियाएं हैं। इसके बाद देखिए संख्याएं, ये सभी क्या है, संख्याएं हैं, नंबर है। यानी कि देखिए 0 + 5 ये क्या है, 0 + 5 = 5, ये एक संख्या है। इसी प्रकार देखिए ये टिप्पणी, टिप्पणी यानी कि ये कब पूर्ण संख्याएं संवृत होगा, कब नहीं होगा, वो बताया गया है यहाँ पे। इसमें समझिए यहाँ पे दिया है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला हमें है संवृत गुणधर्म। तो संवृत गुणधर्म हम जो है परिमेय संख्याओं के अंदर नहीं देख रहे हैं, बल्कि पहले हम पूर्ण संख्याओं में देख रहे हैं। तो पूर्ण संख्याएं देखिए, पूर्ण संख्याएं कब संवृत होगी, इसे आप लोग समझिए बढ़िया से। पूर्ण संख्याएं जो है संवृत कब होगी, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, जब यहाँ पर दो संख्याओं का योग करें, जोड़ने पर, घटाने पर तो हम दो संख्या को घटाएंगे, गुना में दो संख्याओं को गुना करेंगे, और भाग में दो संख्याओं को भाग करेंगे आपस में। तो हम योग में देख रहे हैं, देखिए हम दो पूर्ण संख्या लिए, पूर्ण संख्या पर देख रहे हैं। तो हम जब दो पूर्ण संख्याओं को लिए हैं, तो दो पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे आपस में, तो बराबर में एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, योगफल इनका पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। इसमें देखिए 0 में 5 को जोड़े, दोनों क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का उदाहरण हमने क्या बताया, 0 से लेकर के आगे जितना भी संख्या वो सभी पूर्ण संख्या है। तो 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या, और 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो दो पूर्ण संख्याओं को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और जोड़ने पर इनका योगफल क्या हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। 5 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जब एक पूर्ण संख्या है तो हम इसे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है, 4 + 7, 4 + 7 बराबर क्या होगा, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है यहाँ पे, क्या यह एक पूर्ण संख्या है, इसमें बताना है आप लोगों को। तो देखिए 4 में हम अगर 7 को जोड़े, 4 में अगर हम 7 को जोड़े, तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, और 11 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जब यहाँ पे भी 11 पूर्ण संख्या है, तो हम इसे कह सकते हैं, हाँ, दो पूर्ण संख्याओं ए तथा बी, इसे हम ए मानते हैं और इसको हम प्लस में बी मानते हैं। तो ए बी को जब हम जोड़ते हैं, ए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं ए तथा बी के लिए ए और बी को हम जोड़ते हैं आपस में, तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। इसी तरह से हम देखेंगे अब व्यवकलन में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब समझिए व्यवकलन में, व्यवकलन यानी कि घटाव में, घटाव में क्या करेंगे, हम दो संख्याओं को, संख्या ए बी को हम घटाएंगे। तो ए के स्थान पे 5 हो गया और बी के स्थान पे 7 है। तब देखेंगे हम इसमें घटा करके, जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाएंगे और बराबर में एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो हम कहेंगे ये पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। और अगर घटाने पर पूर्ण संख्या नहीं आए, तो हम कहेंगे अंतर्गत संवृत नहीं है, पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। समझिए जैसे यहाँ पर 5 क्या है, पूर्ण संख्या है, 7 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम दो पूर्ण संख्याओं को क्या करें, आपस में घटा रहे हैं। तो 5 में से 7 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हम 7 में से हम 5 को जब घटाएंगे तो घटेगा तो 2 होगा, और 2 किस चिन्ह में होगा, माइनस में या प्लस में। तो देखिए 7 में से हम घटा रहे हैं, 7 के आगे है चिन्ह माइनस, तो ये माइनस में हो जाएंगे, यानी कि घटाव में हो जाएंगे 2। और -2 जो है पूर्ण संख्या तो है नहीं, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। माइनस वाला क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या में हम 0 से लेकर के आगे जितना भी संख्या वो सभी पूर्ण संख्या होती है, और -2 जो है पूर्णांक संख्याओं का उदाहरण, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। इस तरह से आप लोग समझ गए व्यवकलन में। अब इसी तरह से देखते हैं हम गुणन में। गुणन में क्या होता है, गुना करते हैं, जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुना करते हैं। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 3 भी पूर्ण संख्या है। तो 0 को हम 3 से गुना करें तो यहाँ पर प्राप्त होता है 0। 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, जो कि एक क्या है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा, 3 गुने में 7। 3 को हम 7 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 × 7 = 21। 21 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं 3
7 दिया कि 21 क्या यह एक पूर्ण संख्या है? 21 एक पूर्ण संख्या है? हाँ, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आगे, व्यापक रूप से यदि a तथा b कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल a भी एक पूर्ण संख्या है। जब यहाँ पर दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में गुणा किए हैं तो बराबर में जो है गुणनफल इसका पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है, तो हम इसमें कहेंगे पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समवृद्ध है। यहाँ पर प्राप्त हुआ है जब दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किए हैं। यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह से कुछ भी और उदाहरण लेकर के आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 1 गुने में 7 बराबर में 7, 5 गुने में 8, कुछ भी ले सकते हैं। 8 पंचे 40, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या आता है, तो हम कह सकते हैं गुना में जो है पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समवृद्ध है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए भाग में, अब देखेंगे हम इसमें भाग में क्या करेंगे, हम दो पूर्ण संख्याएं लेंगे और दोनों को हम आपस में भाग देंगे। तो देखिए 5 से हम 8 में भाग देंगे, 5/8, जो कि क्या हो गया? ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया है। ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या कभी भी बट्टे के रूप में नहीं होता है। बट्टे के रूप में p/q के रूप में परिमेय संख्या होती है। तो हमें क्या देखना है? यहाँ पे पूर्ण संख्या हम लिए हैं, तो जब पूर्ण संख्या लिए हैं, भाग किए दो पूर्ण संख्याओं का आपस में, तो पूर्ण संख्या ही यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये नहीं आ रहा है भाग में, तो हम कह सकते हैं यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम इसमें बोल सकते हैं पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। यहाँ पर है प्राकृत संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समवृद्ध गुण की जांच कीजिए। देखिए ये आप लोगों को बताया नहीं गया प्राकृत संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याओं में तो दिया गया है, पूर्ण संख्या यहाँ पे बताया गया है, और प्राकृत संख्या नहीं बताया गया है। तो प्राकृत संख्याओं को चलिए हम समझते हैं कॉपी में। तो यहाँ पर समझिए समवृद्ध, इसे हम समवरक नियम भी कहते हैं। समवृद्ध या इसे हम दूसरा नाम समवरक नियम भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर लॉ। तो देखिए हम प्राकृत संख्याओं के अंदर देख रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में हमने अभी आपको बुक में दिखाया है, प्राकृत संख्या में दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम संक्रियाएं योग में देखते हैं। तो योग में हम क्या करेंगे? दो प्राकृत संख्या, जब प्राकृत संख्याएं देख रहे हैं तो दो प्राकृत संख्या लेंगे। प्राकृत संख्या हम गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 से लेकर के आगे जितना भी संख्या, उनके बीच में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो देखिए जैसे हम ले लिए गिनती की संख्या 1 होता है, जैसे 1 ले लिए पहला संख्या, और इसी में हम दूसरा संख्या का योग करें। एक संख्या और कोई ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 5। दोनों क्या है? प्राकृत संख्या है। जब दो प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे, जब दो प्राकृत संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे, तो इनका जो योगफल आएगा वो एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है ये प्राकृत संख्या समवृद्ध है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 में हम 1 जोड़े तो 6, यहाँ पर देखिए 6 जो कि क्या है? प्राकृत संख्या है। इसी तरह से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ले लीजिए यहाँ पर 7, शून्य हम इसमें नहीं ले सकते, ना ही माइनस में ले सकते हैं। प्राकृत संख्याओं का उदाहरण देख रहे हैं, प्राकृत संख्या लेना है आप लोगों को, क्योंकि हम प्राकृत संख्याएं देख रहे हैं। इसी तरह से 7 प्लस का 8, तो 7 में हम 8 को जोड़े तो 7 8 15। जब दो संख्याओं का योगफल किए प्राकृत संख्याओं का, तो पुनः यहाँ पर इनका योगफल प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ। तो हम क्या कहेंगे इसमें? अतः हम इसमें बोल सकते हैं प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समवृद्ध है। इस तरह से लिख देंगे। अतः प्राकृत संख्याएं जो है योग के अंतर्गत समवृद्ध है। इसी तरह से हम व्यवकलन में देखेंगे। दूसरा संक्रिया है व्यवकलन जिसे हम घटाव कहते हैं, व्यवकलन। अब देखिए व्यवकलन में क्या होता है। व्यवकलन में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। दो प्राकृत संख्या लेंगे, प्राकृत संख्या के अंदर देख रहे हैं, तो प्राकृत संख्या लीजिए दो, कोई भी, जैसे यही संख्या ले लेते हैं। 1 में हम अगर घटाए 5 को, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? देखिए 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? संख्या जो बड़ी है उन संख्याओं में से लेंगे। 5 बड़ी है 1 से, तो 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएंगे। और 4 क्या चीज में? प्लस में या माइनस में? देखिए 5 की चिन्ह देखे, 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। जब 5 में से हम घटा रहे हैं तो 5 के आगे चिन्ह माइनस का लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए -4 क्या यह एक प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, और न ही शून्य आती है प्राकृत संख्याओं के अंदर, तो ये नहीं है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी देखें। अगर यहाँ पर देखें 7 में से हम घटाए 8 को, ये भी माइनस में आ जाता है। जब एक भी कोई भी उदाहरण अगर लेते हैं, संख्या लेते हैं प्राकृत संख्या, और उसमें अगर माइनस करते हैं तो नहीं आ पाता है, तो हम कहेंगे अतः प्राकृत संख्याएं
व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अब इसी तरह से हम क्या देखेंगे, गुणन में देखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। देखिए गुणन में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणन में देखिए योग को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एडिशन। व्यवकलन को हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन, और गुणन को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। यानी कि गुणा करना है तो मल्टीप्लाई करना है, इसमें हिंदी में कहेंगे गुणा करना है। तो यहाँ पर समझिए, कोई भी दो संख्या लीजिए, जैसे यही संख्या ले लेते हैं। एक को हम अगर गुणा करें 5 से, प्राकृत संख्या है दोनों, तो यहाँ पर देखिए इनका गुणनफल प्राकृत संख्या आती है या नहीं। तो देखिए एक को 5 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होंगे 5, जो कि क्या है, प्राकृत संख्या है। इसी तरह से कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे 7 गुने में 5, तो 7 5 1 है 35, ये भी क्या है, प्राकृत संख्याओं का उदाहरण है। कुछ भी संख्या लीजिए, प्राकृत संख्या कोई भी ले सकते हैं आप लोग, कितना भी बड़ा, बस माइनस में नहीं होना चाहिए और न ही शून्य होना चाहिए। एक संख्या में, एक अक्षर में शून्य कभी भी इस तरह से शून्य नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पूर्ण संख्या में आ जाती है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो एक से कम हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्राकृत संख्या आ जाती है। तो हम क्या कहेंगे, अतः इसमें हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से हम देखेंगे हम भाग में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखिए भाग करते हैं, देखिए भाग में हम क्या करेंगे, दो प्राकृत संख्या लेंगे। प्राकृत संख्या के अंदर देख रहे हैं तो प्राकृत संख्या लेंगे। पूर्ण संख्याओं के अंदर में देखेंगे तो पूर्ण संख्या लेंगे। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत देखेंगे तो दो पूर्णांक संख्या लेंगे, और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत देखेंगे तो दो परिमेय संख्या लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो प्राकृत संख्या लीजिए, प्राकृत संख्या के अंदर देख रहे हैं तो जैसे हम ले लेते हैं 1 भागा में 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 भागा 2 मतलब 1 बट्टे में हो गया 2। जैसे लिख दीजिए 4 भागा में 2, तो 4 भागा 2 मतलब 4 बट्टे में 2। इसको काटेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2 1 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि 2 होता है। तो देखिए इसमें तो आ जाता है, लेकिन सभी में आना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं 2 और उनको जब आपस में भाग देते हैं तो भागफल उनका क्या आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं आया है। ऐसा नहीं कि 1 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया। कोई भी ऐसा संख्या ले, प्राकृतिक संख्या कोई भी ले सकते, कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या, दो प्राकृतिक संख्या लीजिए और जब भाग दे करके देखेंगे और यहाँ पर बट्टे में आ गया, यहाँ पे ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इसमें प्राकृतिक संख्या जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए प्राकृतिक संख्या। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या तो दिखाई दिए थे, इससे पहले देखे पूर्ण संख्या और अभी देखें प्राकृतिक संख्या। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित नियम को। अब देखिए पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं, आपके बुक में ये दिया हुआ है, इसी में हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आइए अब हम उन संक्रियाओं का स्मरण करते हैं जिसके अंतर्गत पूर्णांक सम्मिलित है। पूर्णांक संख्याएं लेंगे, दो पूर्णांक संख्या लेंगे योग में। देखिए संक्रियाएं हैं योग, तो सबसे पहले योग का, इसके बाद देखेंगे व्यवकलन, इसके बाद गुणन, इसके बाद भाग में। तो पूर्णांक संख्या लेंगे, यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत देख रहे हैं तो दो पूर्णांक संख्या लेंगे। देखिए ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, माइनस का 6 और प्लस का 5। पूर्णांक संख्या में क्या होती है, माइनस भी आती है यानी कि ऋणात्मक संख्या भी आती है, धनात्मक संख्या यानी कि ये 5 क्या हो गया, धनात्मक संख्या भी आती है, और शून्य न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, तीनों संख्या आती हैं। बट वो दशमलव में नहीं होती है और बट्टे में नहीं होती है। इस बातों को याद रखना है पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए -6 प्लस का 5 दो पूर्णांक संख्या है, और इन दोनों का जब योगफल किए हैं तो यहाँ पर देखिए इसका योगफल माइनस का 1 प्राप्त हुआ है। देखिए 6 में से हम 5 को घटाएंगे, देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, जब दोनों अलग अलग जाति का हो, चिन्ह दोनों का अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी होगी, संख्या देख रहे हैं चिन्ह नहीं देख रहे हैं, संख्या देखिए कौन सी बड़ी है, 6 बड़ी है। तो 6 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 1, और 6 में से घटा रहे हैं तो 6 के आगे चिन्ह भी देखेंगे, 6 के आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या -1 एक पूर्णांक संख्याएं है,
तो -1 जो है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है, माइनस में आती है पूर्णांक संख्या। तो -1 पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा। क्या -7 प्लस -5 एक पूर्णांक है, वो आपको बताना है। तीसरा यहाँ पर क्या 8 + 5 एक पूर्णांक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, -7 प्लस माइनस का 5, -7 प्लस का -5, क्या यह एक पूर्णांक संख्या है। तो इसमें हम इसको हल करके देखेंगे। -7 और प्लस माइनस को जब चिन्ह को गुना करते हैं, चिन्ह याद रखना है आप लोगों को, जब प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। जब दोनों माइनस चिन्ह में हो तो हम गुना करते हैं माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से प्लस में होता है, या माइनस रहे और इसके बाद प्लस रहे, माइनस चिन्ह को हम प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। जब दोनों प्लस में हो, जब दोनों चिन्ह प्लस में हो और गुना करते हैं दोनों चिन्ह को तो प्लस में होता है। तो देखिए इसमें भी जब ये कोष्ठ में लगा है तो ये दोनों चिन्ह के साथ गुना होगा। प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, देखिए प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए एक, और ये 5 है तो 5 लिख देंगे। इन दोनों को चिन्ह को गुना किए, अब इसके बाद 5 लिख दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब दोनों एक ही जाति हो, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, जब दोनों एक ही जाति का हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 7 में हम 5 को जोड़े या फिर 5 में 7 को जोड़े, 12 हो जाएंगे। और 12 किस जाति का होगा, दोनों माइनस जाति का है तो माइनस जाति का चिन्ह भी लगा देंगे। यह माइनस में 12 जो है, क्या यह एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो है माइनस में भी होती है, प्लस में भी, यानी कि धनात्मक में, ऋणात्मक में और शून्य में, तीनों होती है। तो यहाँ पर ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो माइनस में 12 है, ये भी है, और ये 8 + 5 13, 8 में हम 5 को जोड़ते हैं तो 13 प्राप्त होता है। 13 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है। तो तीनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसमें लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a + b एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है। जब दोनों पूर्णांकों को हम आपस में योग करते हैं और योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है योग के अंतर्गत, तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या जो है योग के अंतर्गत संवृत है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब इसी तरह से हम योग के बाद हम देखते हैं व्यवकलन में। तो यहाँ पर देखिए, अब व्यवकलन में पूर्णांक संख्या देख रहे हैं, तो दो पूर्णांक संख्या लेंगे। देखिए 7 भी पूर्णांक संख्या और 5 भी पूर्णांक संख्या। तो 7 में से हम 5 को घटा रहे हैं तो 2, और 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, क्या 5 में से हम 7 को घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या है या नहीं, वो बताना है। तो 5 में से हम 7 को नहीं घटा सकते हैं, तो 7 में से हम 5 को घटाएंगे। 5 में से हम अगर 7 को घटाए तो कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। कैसे, तो 7 में से हम 5 को घटाएंगे, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में। तो 7 में से 5 को घटाए तो 2, और किस में से घटा रहे हैं, 7 में से, तो 7 के आगे चिन्ह लगाए माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि -2 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कहेंगे हाँ है, इसमें भी है। और ये क्या है, -6 -8 माइनस का 14, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या ये भी है। क्या 8 माइनस पोस्ट में -6 एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या होगा। 8 माइनस, अब माइनस का क्या है, 6 है। क्या यह एक पूर्णांक संख्या है, वो आपको बताना। तो ये भी है। 8 माइनस को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, और ये है 6, तो 6 8 6 14, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि दो पूर्णांक संख्याएं को आपस में घटाते हैं तो इनका घटाव जो है हमेशा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, जिसमें हम क्या कहेंगे, पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। इसी तरह से गुणन में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणन में दो पूर्णांक संख्या लेंगे और दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो देखिए 5 को हम 8 से गुना करते हैं तो 8 पंचे के 40, ये भी क्या एक पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है -5 × 8, ये भी एक पूर्णांक संख्या होगा। 8 पंचे 40, माइनस में ये 40 हो जाएंगे। देखिए -5 को हम गुना करें 8 से तो 8 पंचे 40, और यहाँ पर देखिए ये माइनस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में। तो माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, यानी पे -40 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हम कहेंगे ये -40 भी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांक a तथा b के लिए a × b एक पूर्णांक है, वो हमें पता है। जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो इसका गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। इसी तरह से भाग में देखेंगे। अब देखिए भाग में, देखिए भाग में जब यहाँ पे देखिए 5 से हम भाग किए 8 में, तो 5/8 जो कि यहाँ पे p/q के रूप में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में आ गया। हम देख रहे थे पूर्णांक संख्या p/q के रूप में नहीं होता, यानी कि बट्टे के रूप में नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह एक पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसमें पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से आप लोग पूर्णांक संख्या देख लिए। अब हम इसी तरह से देखते हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो है संवृत नियम को देखते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। अब देखिए संवृत, या इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, संवरक नियम।
संवृत्त को हम दूसरा नाम संवरक नियम भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर लॉ। संवृत्त नियम को हम क्या देखते हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत देखते हैं। तो परिमेय संख्या में हम सबसे पहले क्या करेंगे, योग संक्रियाओं में देखेंगे, योग के बाद फिर देखेंगे व्यवकलन, इसके बाद गुणन, इसके बाद भाग में। तो योग में हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या लेंगे, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत देख रहे हैं तो दो परिमेय संख्या लेंगे और जब दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में योग करेंगे और बराबर में इनका योगफल जो है एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा तो हम कहेंगे अतः परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो है योग संवृत्त है। तो लिख देते हैं पहले इसमें दो परिमेय संख्या लीजिए, दो परिमेय संख्या कोई भी, जैसे लिख लेते हैं हम 4/2। ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में। परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में होता है और क्यू कभी भी शून्य नहीं होता है, क्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें 2 रहे, 5 रहे, 8 रहे, माइनस में कुछ भी रहे चलेगा, बट क्यू के स्थान पे 2 जैसे है तो यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा परिमेय संख्या लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 5/2। तो देखिए ये हमारा परिमेय संख्या और इनको क्या करेंगे, आपस में योग करेंगे। तो इनको हम डायरेक्ट ऐसी परिमेय संख्या रहे जिनका हर ये जो क्यू है, क्यू जो है दोनों का, यहाँ पे हर, इसे हम कहते हैं ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ये हर अगर समान रहे, जैसे यहाँ पर भी देखिए 2 और यहाँ पे भी 2, तो दोनों का जब हर समान हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 4 में हम 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और बट्टे में ये 2 है हर, तो यहाँ पर 2 ऐसे लिख देंगे, यही हो जाएगा इनका हल। इनको जब हल करिएगा तो यही 9/2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 9/2 क्या है, पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या आ गया योग में। इसी तरह से दूसरा और उदाहरण लेकर के देखते हैं, जब हर दोनों का समान ना हो तब कैसे हम इनको हल करेंगे। जैसे ले लीजिए यहाँ पे 4/2 प्लस का 7/3। अब दोनों का जब हर समान नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। जब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा, लघुत्तम मतलब जानते होंगे। 2 से लेंगे, 2 एका 2, 3 से लेंगे, फिर इसके बाद हम 3 से लेंगे तो 3 एका 3। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 को 3 से गुना करते हैं आपस में। तो यहाँ पर 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई के 6। तो देखिए 2 से हम क्या करेंगे, इस 6 में भाग देंगे, इन 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई के 6 3 बार में कटेगा। तो 3 यहाँ पर देखिए 2 से जब हम 6 में भाग दें तो कितना बार में कटा है, 3 बार में, 2 तिहाई के 6। तो इन 3 से हम क्या करेंगे, ये अंश को, ऊपर वाले को हम 4 को गुना करेंगे तो 4 तिहाई के 12 हो गया, प्लस का चिन्ह। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस 3 से अब 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में कटेगा। तो 2 से हम 7 को गुना करेंगे तो 2 7 के 14 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए इनका हल निकल जाएगा 12 में 14। और दूसरी बात याद रखना ऐसा भी, अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो दोनों का एलसीएम लिए हैं तो 6, तो ऐसे कर देना है, कोना कोनी अंश को हर से गुना कर देना। देखिए 4 को हम 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई के 12, और यहाँ पर दूसरा क्या करेंगे, 2 को हम 7 से गुना करेंगे, 2 7 के 14 आ जाता है, चिन्ह लगाए बीच में प्लस तो प्लस का लगा दिए। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो 12 और 14 कितना हो जाता है, 26। 26 और बट्टे में 6, ये भी क्या है, पी बाई क्यू के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो योग के अंतर्गत हम बोल सकते हैं, अतः जब पी बाई क्यू के रूप में आ जाता है, जब दो परिमेय संख्याओं को योग करने पर योगफल इनका पी बाई क्यू के रूप में आ जाता है, यानी कि परिमेय संख्या आ जाता है, तो हम कहेंगे अतः परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त है। इस तरह से लिख देंगे हम। अब इसी तरह से हम देखेंगे योग के बाद व्यवकलन में देख लीजिए, लिखेंगे व्यवकलन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं दो परिमेय संख्या, यही दो परिमेय संख्या ले लीजिए। यहाँ पर ले लेते हैं 4/2 प्लस का 5/, माइनस कर रहे हैं, व्यवकलन में घटाएंगे 5/2। तो देखिए इस तरह से हमने आपको बता दिया, जब दोनों का हर समान हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देंगे इनको, हर जो को ऐसे ही लिख देंगे, और अंश को क्या करेंगे, जब घटा रहे हैं तो घटाएंगे किस में से, 4 में से तो घटेगा नहीं, 5 में से घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे तो होगा 1, और 1 क्या चीज, माइनस में या प्लस में, 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगा, यानी कि ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस में 1/2 हो जाएंगे। ये हमारा पी बाई क्यू के रूप में आ गया, ये तो है पी बाई क्यू के रूप में। अब इसी तरह से दूसरा लेते हैं उदाहरण, जब हर दोनों का समान ना हो तब क्या होगा। जैसे 4 में लिख दिए 2, और इनका हर हम अलग कर देते हैं, जैसे माइनस में लिख देते हैं 7/3। तब क्या करेंगे, जब ऐसे आ जाए तो तब इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 6, 2 तिया के 6, तो 2 तिया के 6 3 बार में। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं,
देखिए 4 को 3 से गुना करिए, 4 तिहाई के 12, डायरेक्ट लिख देंगे 12, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए। और इस 7 को 2 से गुना करिए, 7 दूनी के 14, कोना कोनी गुना कर देते हैं, 7 दूनी के 14, यही हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो 14 में से 12 को घटाएंगे। जब दोनों का अलग अलग चिन्ह हो तो क्या आता है, घटता है। 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 बट्टे में ये 6 है तो 6। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, 14 से हम घटा रहे हैं, 14 में से 12 को घटाएं तो 14 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो ये हम पे माइनस में हो जाएंगे, माइनस में 2/6, यही हो जाएंगे इनका आंसर। तो देखिए ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या जो है घटाव के अंतर्गत, यानी कि व्यवकलन में भी संवृत है। तो हम कह सकते हैं इसमें अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। इस तरह से आप लोग बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, 2-2 उदाहरण करके हम आप लोगों को समझाएं, ज़्यादा नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर ज़्यादा उदाहरण देंगे तो। इसके बाद हम गुणन में देखते हैं। गुणन में क्या करेंगे, गुणन में हम गुना करते हैं, तो इसमें गुना करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हो। गुणन 2 परिमेय संख्या लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या को गुना करेंगे 2, तो यहाँ पर ले लेते हैं 4/2 गुने 5/7, कोई भी ले लीजिए परिमेय संख्या 2, और इनको आपस में गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, जब कटता है बट्टे में तो काटते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं हम इसमें। देखिए गुना कैसे होता है, सामने से हम गुना करते हैं इस तरह से, बट्टे में जब इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं, सामने सामने गुना करते हैं। तो 4 को हम 5 से गुना करेंगे, 4 5 6 20, और बट्टे में 2 को हम गुना करें 7 से, या 7 को 2 से गुना करें, 7 दूनी के 14, जो कि पी बाई क्यू के रूप में आ गया है। अब इसी तरह से दूसरा और कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं 7, माइनस में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है प्लस में ही, यहाँ पर हम परिमेय संख्या माइनस में भी होता है। देखिए माइनस में 2/7 गुने 4/8, इस तरह से आ जाए तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जब देखेंगे कट रहा है तो काट भी सकते हैं इस तरह से, 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, यहाँ पर कितना होता है 7 दूनी के 14, और बटे में ये 8 है तो 8, और ये माइनस में लगाए तो माइनस भी। अभी भी यहाँ पे भी काट सकते हैं, काटना चाहे तो काटिएगा, फिर भी परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम काटें, 2 सत्ते के 14, 7 बार में, और यहाँ पर 2 चौके 8, 2 से काटते हैं तो 7/4, और वो माइनस में पी बाई क्यू के रूप में ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे अतः परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। इसी तरह से भाग में भी देख लेंगे। अब भाग में देख लीजिए, भाग में क्या करते हैं, 2 परिमेय संख्या सबसे पहले लेते हैं और इसके बाद भाग करेंगे। इसमें भी भाग कैसे करते हैं, पहले 2 परिमेय संख्या ले लीजिए कोई भी, 4/2 ले लिए, और भाग आगे लिख लेते हैं 5/7, यही ले लिए। तो इसमें देखिए हम कैसे भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये जब भाग में हो तो हम इसको गुना में लाते हैं, जब इस तरह से भाग में हो तो इसको हम गुना में लाते हैं, 4/2, और इसको भाग को हम गुना में बदलेंगे, तब जा करके ये कटेगा। देखिए गुना में जब इसको बदले हैं तो इनको देखिए अंश वाले को हम हर के स्थान पे कर देंगे और हर वाले को अंश के स्थान पे कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसको भी बदल देंगे, इनके आगे भाग का चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन इनके आगे भाग का चिन्ह लगा है, तो जिनके आगे भाग का चिन्ह लगा हो उसको हम जब गुना में ले आते हैं तो इनका बदल देते हैं, अंश को हर के स्थान पर, हर को अंश का स्थान पर कर देते हैं। ये 7 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है काटेंगे नहीं, कट रहा है तो वैसे डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे, सामने सामने इस तरह से गुना होता है। तो देखिए 4 को हम 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, और बट्टे में 5 दूनी के 10, ये भी क्या है पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है। तो इसमें देखिए इसमें एक बात याद रखना है, अगर इसमें हम सिर्फ शून्य से किसी भी संख्याओं में, जैसे मान लीजिए ए में अगर हम भाग कर दे शून्य से, तो ये कभी भी परिभाषित नहीं होगा, ये कभी भी परिभाषित नहीं होगा। शून्य को छोड़ करके कोई भी परिमेय संख्याएं लेते हैं, शून्य को छोड़ करके अगर कोई भी परिमेय संख्याएं लेते हैं तो आसानी से जो है पी बाई क्यू के रूप में आ जाता है। बस शून्य एक है वैसा जिसे हम भाग दे, जैसे यहाँ पर अगर शून्य का एक स्थान पर अगर मान लीजिए 5 ले लिया और 5 में हम अगर भाग दे दें शून्य से, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है 5/0, तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसे हम भाग नहीं दे सकते शून्य से 5 में। इसे छोड़ करके बाकी सब जो है, इनको छोड़ करके बाकी सब जो है परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है।
तो इसमें जो है इसके वजह से जो है इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्यों? देखिए अब हमें समझना प्रयास कीजिए। सबसे पहले में प्रयास कीजिए में है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या है और अंतर्गत सम्मिलित है, यानी कि कौन सी संक्रियाओं के अंतर्गत जो है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या है सम्मिलित है वो बताना है, और नहीं है वो भी बताना है। तो देखिए परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है, वह पहले से लिखा हुआ है इसमें। व्यवकलन में भी होता है, हाँ। गुणन में होता है या नहीं? इसमें भी हाँ, अभी हमने आपको बताया परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत भी सम्मिलित है, तो इसमें भी कहेंगे हाँ। लेकिन भाग के अंतर्गत नहीं होता है, तो इसमें नहीं पहले से दिया हुआ है। इसी तरह से पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत जो देखिए योग के अंतर्गत होता है, योग के अंतर्गत सभी में होता है। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और प्राकृत पूर्ण संख्या में सभी में होता है। इसी तरह से व्यवकलन में देखेंगे, व्यवकलन में जो है पूर्ण संख्या में नहीं होती है, इसमें याद रखना नहीं होती है। इसके बाद गुणन में होती है, तो पहले से दिया हुआ है हाँ। और भाग में जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो नहीं इसमें लिखेंगे। इसी तरह से प्राकृत संख्या में बताए हुए हम योग के अंतर्गत होती है या नहीं वो सभी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया, वो आप लोग खुद से भर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। क्रम विनिमेयता में क्या होता है? यहाँ पर देखिए जब हम दो संख्याओं का योग करें, देखिए कौन सी संख्या, पहले तो ये देखेंगे हम कौन सी संख्या ले रहे हैं, तो हम पूर्ण संख्याओं के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरते हुए विभिन्न संक्रियाओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमेयता का स्मरण कीजिए। तो देखिए पहला तो ये संक्रिया है, संक्रिया योग, व्यवकलन यानी कि घटाना, गुणन और भाग। तो देखिए योग में हम क्या करेंगे, जब दो संख्याओं को, इसमें समझना है, यहाँ पर देखिए क्रम विनिमेयता क्या होता है। जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और फिर उसका हम क्रम चेंज करके जोड़ते हैं, ऐसे समझिए। जब दो संख्या, देखिए यहाँ पे जब पूर्ण संख्या में देख रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत देख रहे हैं, तो पूर्ण संख्या लेंगे, दो पूर्ण संख्या, जैसे ले लीजिए पहला 2 और दूसरा 5। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं का क्रम चेंज करेंगे। देखिए ये ए के स्थान पर, ये बी के स्थान पे, तो बी के वाले को हम ए के स्थान पर कर देंगे 5 के स्थान पे, और 2 को हम कर देंगे ए के स्थान पे, यहाँ बी के स्थान पे, ए वाले को हम बी के स्थान पे कर देंगे। यानी कि अब इन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे, और दोनों का जब यहाँ पे योग फल समान आ जाता है तो कहेंगे योग में जो है क्रम विनिमय है। जैसे यहाँ पर समझिए 5 में 2 जोड़े या 2 में 5 जोड़े 7, 5 में 2 जोड़े फिर भी 7, दोनों में 7 आ जाता है। इसमें भी इसी तरह से देख सकते हैं, 0 में 7 को जोड़े फिर भी 7, और 7 में 0 को जोड़े फिर भी 7 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं, 2 में 3 जोड़े या फिर 3 में 2 जोड़े, 5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं ए तथा बी के लिए, ए बी को बी ए से हम जोड़ते हैं, दोनों को जब उल्टा करके भी जोड़ते हैं तो समान आ जाता है इनका योगफल, तो हम कहेंगे योग क्रम विनिमय है। योग में जो है क्रम विनिमय है। इसी तरह से व्यवकलन में देखेंगे, घटाव में देखेंगे, घटाव में क्या करेंगे, दो संख्याओं को आपस में लेकर के घटाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह से, इसमें ले लेते हैं। व्यवकलन में क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्याओं के अंदर देख रहे हैं, हम पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या जैसे 0 भी है, 0 2 घटाना है तो घटाएंगे, और इसी तरह से हम इसका क्रम चेंज करेंगे। क्रम यानी कि यहाँ पे देखिए ये ए के स्थान पे है तो इसको हम बी के स्थान पे लेकर चले जाएंगे, और बी वाले को ए के स्थान पे। तो देखिए 2 को हम ए के स्थान पे लेके आते हैं, इनका क्रम चेंज कर दिए, घटाव है तो घटाव का चिन्ह लगाइए, 0 बराबर। अब देखिए इनका दोनों यहाँ पे हम घटा रहे हैं, तो घटा करके देखेंगे दोनों का जो है समान आ रहा है कि नहीं घटाने पर संख्या। तो देखिए 0 में से हम 2 को घटाएं तो माइनस में 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर देखिए 2 में से हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे माइनस में 2 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे प्लस में 2 प्राप्त हो रहा है। जब दोनों समान नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं व्यवकलन में जो है क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता है, इसमें व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह से गुणन में देखेंगे, गुणन में क्या करेंगे, दो संख्याओं को गुना करेंगे, दो संख्या लेंगे, जैसे पूर्ण संख्या ले लीजिए 3 और दूसरा संख्या ले लीजिए 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं, और इसी का क्रम चेंज करेंगे। 5 को पहले लिख लेते हैं और 3 को बाद में। अब देखते हैं इसमें दोनों का गुणनफल समान आता है कि नहीं। 3 पंचे के 15 और 5 तिहाई के 15। ऐसे आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत देख रहे हैं तो पूर्ण संख्या कोई भी ले सकते हैं, और देख सकते हैं दोनों का क्रम चेंज करके दोनों का गुणनफल समान आता है या नहीं, तो समान आ जाएगा उसमें। देखिएगा तो जब दोनों का, यहाँ पर देखिए जब दो संख्याओं का क्रम चेंज करके देख रहे हैं गुणनफल समान आ रहा है तो हम कहेंगे गुणन जो है क्रम विनिमय है। इसी तरह से भाग में देखेंगे। अब देखिए भाग में हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को लेकर के भाग देंगे। जैसे यहाँ पर ले लीजिए 3 भागा में 2, तो 3 भागा 2 मतलब 3 बटे में 2, और इसी को हम क्रम चेंज कर देंगे 2 भागा में 3। इसमें हम क्या करेंगे 2 बटे में 3, जो कि देखिए यहाँ पे अलग हो जाता है, 3 बटे 2 और ये 2 बटे 3 दोनों अलग अलग हो जाता है, यानी कि इसमें
नहीं लागू होता है। तो इसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं भाग में जो है क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से आप लोग समझ गए, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत देखे हैं। अब जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्याएं के लिए भी ये संक्रियाएं क्रम विनिमय है। तो प्राकृत संख्या में अगर आप लोग ये समझ आते हैं तो प्राकृत संख्या में भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो प्राकृत संख्या आप लोगों को खुद से करके देखना है। ऐसे हमने आपको संवृत नियम में दिखाया हुआ था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी करना है। इसमें भी क्या करना है, दो प्राकृत संख्या लेना है और उसका क्रम चेंज करके देखना है दोनों का योगफल समान आता है या नहीं। जब दोनों का योगफल समान आ जाता है तो हम कहेंगे वो जो है योग के लिए क्रम विनिमय है, वो प्राकृत संख्या है। उसमें लिखना है प्राकृत संख्या जो है योग के लिए क्रम विनिमय है। इसी तरह से घटों में भी देखेंगे, गुणा में भी देखेंगे और भाग में भी कर लेना है आप लोगों को। क्रम विनिमय इसमें देखिए, क्रम विनिमय पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत देखा था, अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत। पूर्णांक संख्याओं में भी देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो आप लोगों को पता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य हो सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए और पूर्णांकों के लिए विभिन्न संक्रियाओं की क्रम विनिमयता जांचिए। इसमें जांचना है, देखिए योग के अंतर्गत जो है क्रम विनिमय लागू होता है नहीं। पूर्णांक संख्या 2 लेना है। सबसे पहला पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 5, ये माइनस में ये पूर्णांक संख्या है और दूसरा पूर्णांक संख्या 0, ये भी क्या है पूर्णांक संख्या है। और इनका क्रम हम चेंज करके देखेंगे। 0 को हम ले लेते हैं पहले प्लस में और माइनस का 5। अब देखिए 5 में हम 0 को जोड़े, -5 में 0 को जोड़े तो -5 ही प्राप्त होगा। और इसमें देखिए 0 और प्लस माइनस -5, जब 0 में यहाँ पर देखिए ये -5, 0 में -5 को जोड़े तो -5 ही प्राप्त होगा, यानी कि दोनों में -5 आ रहा है। इसी तरह से आप लोग कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। दो पूर्णांक संख्या लेना है और उनको क्या करना है, क्रम चेंज कर देना। एक स्थान पे बी को कर देना, बी के स्थान पे ए को करना है और दोनों का यहाँ पर योगफल देख लेना है। जब समान आ जाए तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है क्रम विनिमय है। यहाँ पर जैसे इसमें देखिए योग में है क्रम विनिमय होगा, लिखा हुआ है, हमने अभी आपको बताया। इसी तरह से व्यवकलन में देखना है। व्यवकलन में देखिए यहाँ पर दिया है, इसी उदाहरण को हम देख लेते हैं। क्या दिया है, 5 माइनस -3, 5 माइनस का 3 इस तरह से दिया है। और इसी को हम बराबर में क्या करेंगे, इन्हीं को क्रम चेंज करके देखेंगे। अब -3 को पहले लिखेंगे, माइनस लगाए, ये 5 है तो 5। अब इन दोनों का क्रम चेंज किए हैं तो देखते हैं आता है या नहीं। दोनों को हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, यानी कि ये जो 3 है ये प्लस में हो जाएंगे। इस तरह से 5 प्लस में 3, 5 प्लस 3 8 होता है। और इसमें देखिए दोनों माइनस जाति का, जब दोनों माइनस जाति का तो हम इसके जाति का चिन्ह लगाएंगे और दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे जब दोनों एक ही जाति का है। तो 5 3 8। तो देखिए ये तो हमारा धनात्मक संख्या और ये हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाता है। पूर्णांक संख्या में देखिए दोनों क्या है, अलग अलग संख्या हो जाती है। यहाँ पर ये धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या, दोनों का योगफल समान आना चाहिए था। जब दोनों का योगफल समान नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, इसमें नहीं होता है, व्यवकलन में जो है क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह से गुणन में देखेंगे, गुणन में क्रम विनिमय है या नहीं। इसमें लिखा हुआ पहले से देखिए गुणन क्रम विनिमय है। और कैसे है वो भी समझ ला देते हैं आप लोगों को, समझ लीजिए। जैसे कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 6, ये क्या है पूर्णांक संख्या है और इसमें हम गुना करना है। कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे एक क्या है पूर्णांक संख्या, ये भी है। तो -6 को हम 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 6। और इसका क्रम चेंज करके अब देखेंगे, 1 को पहले लिखिए और गुना करिए -6 को। इसके बाद देखेंगे दोनों का गुणनफल समान आता है या नहीं। तो देखिए 1 को -6 से गुना करें, देखिए 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 और ये माइनस में और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में। तो प्लस माइनस चिन्ह को गुना करते हैं तो चिन्ह माइनस का। तो देखिए दोनों का गुणनफल समान आ जाता है। जब दोनों का गुणनफल समान आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, गुणन में जो है क्रम विनिमय है। इसी तरह से भाग में देखेंगे, भाग में क्या करेंगे, हम दो पूर्णांक संख्या लेंगे और उनका फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्रम चेंज करेंगे। क्रम चेंज करने के बाद देखेंगे, यहाँ पे इनका क्रम चेंज करिए। यहाँ पर ले लेते हैं 7/3, 7/3 और 3/7। इनका क्रम चेंज करके देखते हैं। देखिए 7/3 मतलब 7/3 और 3/7 मतलब 3/7। देखिए दोनों का जब यहाँ पर देखिए क्रम चेंज किए तो अलग अलग हो गया। यहाँ पे 7/3 आया और यहाँ पे 3/7 आया है, जो कि नहीं मिल रहा है। दोनों का भागफल समान नहीं है तो हम इसमें क्या कहेंगे, भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम इनसे आगे समझते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है परिमेय संख्या, तो इसको हम कॉपी में समझते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। अब देखिए अब है क्रम विनिमयता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसमें हमें देखिए इससे पहले हमने पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या दोनों देखा हुआ था, तो हम परिमेय संख्या है इनको कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हम कौन सी संख्या देख लेंगे, योग। योग में हम क्या करेंगे, पहले दो परिमेय संख्या लेंगे,
फिर उनका क्या करेंगे, क्रम चेंज करेंगे, और दोनों का योगफल अगर समान आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, तो कहेंगे परिमेय संख्याएं जो है योग में क्रम विनिमेय है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले क्या करना है, दो परिमेय संख्या लेना है। दो परिमेय संख्या ले लीजिए कोई भी सा, जैसे ले लेते हम 4/2 प्लस का 8/2। तो इस तरह से यहाँ पर ले लिए 2, ये हो गया 2। तो यहाँ पर देखिए ये दो परिमेय संख्या है और इनका क्या करना है, क्रम चेंज करके देखना है। क्रम चेंज करिए, 8/2 प्लस का 4/2, 4/2। देखिए दोनों का क्रम चेंज कर दिए, और दोनों का क्या करेंगे, हम इन दोनों को योग कर देंगे आपस में और देखेंगे दोनों का योगफल समान आता है या नहीं। तो देखिए जब दोनों का हर समान हो तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 4 में 8 जोड़ देंगे, अंश वाले को दोनों अंश को जोड़ देंगे, 4 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12/2, हर को ऐसे ही लिख देंगे। और इसमें भी देखिए वही 8 में हम 4 को जोड़े तो 8 4 12/, ये 2 है 2। देखिए दोनों का योगफल जो है समान आ रहा है। इसी तरह से कोई और भी उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। जैसे इसमें तो डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि इसका हर समान है तो हमने डायरेक्ट किया है। इसी तरह से कोई और उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 4/3 प्लस 5/7, दूसरा कुछ अलग लिए। तो इस तरह से जब देखिए दोनों का हर समान नहीं है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी ले लेना है। जब इस तरह से लिखे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे हम 5/7। तो दोनों का हम क्रम चेंज करके भी दूसरा भी लिखेंगे। देखिए पहला है 4/3 प्लस 5/7, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रम चेंज करेंगे, ए वाले बी को वाले एक स्थान पर लिखना है, 5/7 प्लस 4/3। अब इन दोनों को हल करिए, इनका भी हल करना है और इनका भी हल करना है, दोनों का योगफल समान आता है या नहीं वो देखना है। तो देखिए 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, 3 7 21। तो 3 के पहाड़ा में 7 21 कितनी बार में, 7 बार में, 3 7 21, 7 को 4 से फिर गुना करना है, 7 चौके 28, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 7 के पहाड़ा में 21 कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 को हम इसी 5 से गुना कर देंगे, 4 5 1 20। तो कितना आ जाता है, 28 और 20 कितना होता है, 28 20 48। तो 48/21 आ रहा है। इसमें अब देखिए इसी तरह से जब इनका क्रम चेंज किए तो इसमें भी हल करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21। और इसके बाद देखिए 7 के पहाड़ा में कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 से हम क्या करेंगे, इस 5 को गुना करेंगे, 3 5 6 15, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 3 के पहाड़ा में कितनी बार में, 7 बार में, तो 7 को हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 7 चौके 28। सर यहाँ पर देखिए इसमें गलती हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें 7 3 21, 3 बार में 21, तो 3 से हम क्या करेंगे, 5 को गुना करेंगे, 3 5 6 15 होता है। यहाँ पे कितना आ जाता है, 15। 28 प्लस 15 कितना होता है, देखिए 8 5 13 के 3, 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि 43/21 होता है। यही तो देख रहे थे, इधर मिल नहीं रहा था दोनों। यहाँ पर देखिए अब 8 5 13 के 3, हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 हाथ में था, तो 4/21। इस तरह से यहाँ पर देखिए दोनों जो है परिमेय संख्या के रूप में है, दिख सकता है आप लोगों को यहाँ पर। और दोनों का योगफल क्या है, समान है। जब दोनों का योगफल समान है तो हम क्या कहेंगे, अतः इसमें हम बोल सकते हैं परिमेय संख्याएं योग, परिमेय संख्याएं में योग क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है या फिर विनिमेयता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे। इसी तरह से अब देखेंगे हम व्यवकलन में समझिए, व्यवकलन में इसी तरह से हम क्या करेंगे, व्यवकलन में घटाएंगे, लिखेंगे व्यवकलन में घटाइए। 4/2 परिमेय संख्या लेना है, 8 में मान लीजिए ले लिया 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, बराबर में यहाँ पर स्थान बदलने पर यानी कि क्रम बदलने पर भी देखेंगे। 8/2 को नीचे लिखिए एक स्थान पे, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, और ये बी के स्थान पे चला जाएगा, 4/2। और दोनों का हल निकाल के देखेंगे। तो देखिए दोनों का जब हर समान हो तो हम क्या करते हैं, हर को ऐसे ही लिख देते हैं, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, जब घट रहा है तो घटाएंगे। तो देखिए 4 में से 8 घटेगा नहीं, तो हम 8 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। तो 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 4, और 4 क्या चीज में, प्लस में या माइनस में। तो देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा, 8 के आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो 8 में से हम घटा रहे हैं तो माइनस का
चिन्ह लगाएंगे, यानी कि माइनस में हो गया। माइनस यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, माइनस में जैसे यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं माइनस, डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस में 4/2। कहीं भी एक जगह माइनस लग गया इसका मतलब वो सभी के लिए माइनस हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें भी हल करेंगे, हर दोनों का समान, तो हर समान लिख देंगे 2। और यहाँ पर देखिए ये 8 में से हम 4 को घटाए तो 4, और 8 में से घटा रहे हैं तो 8 के आगे प्लस का चिन्ह है, कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में। तो देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, परिमेय संख्या दोनों है लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग। यहाँ पर देखिए ये क्या था, यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब दोनों अलग अलग है तो हम क्या कर देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, अतः परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या में व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे गुणन में क्या करेंगे, दो परिमेय संख्या लेंगे, उनको आपस में गुना करेंगे, क्रम चेंज करके दोनों का देखेंगे। तो देखिए यही ले लेते हैं 4/2 गुने 8/2, और इसका क्रम चेंज करिए 8/2 गुने 4/2, दोनों का क्रम चेंज करके देख लिए। अब इसमें दोनों को गुना करके देखेंगे। तो देखिए 8 को हम 4 से सामने सामने गुना होता है इस तरह से, या इस तरह से अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, जैसे 2 से कट रहा है ये 8, या 2 से हम 4 को काटेंगे, 2 दूनी के 4 कट भी रहा है तो काट भी सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं गुना करके, 8 चौके 32, 2 दूनी के 4। इसमें देखिए 8 चौके 32 और 2 दूनी के 4, मतलब इसका क्रम भी चेंज करते हैं तो इनका गुणनफल समान आ रहा है। जब दोनों का गुणनफल समान आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं अतः, ज़्यादा उदाहरण लेते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक ही उदाहरण लेकर के जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अतः परिमेय संख्याएं गुणन में, परिमेय संख्या में गुणन क्रम विनिमय है, इसमें है तो लिखेंगे है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग में देखते हैं, भाग में भाग करना है। दो परिमेय संख्या लीजिए, पहले तो ले लेते हैं यही 4/2, इसी को ले लेते हैं, भागा 8/3 अलग कर देते हैं हर को। इसके बाद देखिए इसका क्या करेंगे, हम क्रम चेंज करेंगे, 8/3 को हम ए के स्थान पे और बी के स्थान पे 4/2 को, और दोनों को हम भाग करके देखेंगे। तो देखिए दोनों को भाग करके पहले हम इसको करेंगे हल, इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 4/2, और इनको जब गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएंगे हर वाले अंश में, अंश वाले हर में, तो 3 ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। इसका भाग को हम जो है गुना में लेके आए हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो कट रहा है उसे काट भी सकते हैं, 2 से 2 दूनी के 4 2 बार में काट भी सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, 4 तिया के 12 और 8 दूनी के 16। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, इसमें क्या करेंगे 8/3 है, 8/3 इसको गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर और 4 नीचे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 दूनी के 16, 3 चौके 12, देखिए इसमें अंश के स्थान पे 12 और हर के स्थान पे 16, और इसमें अंश के स्थान पे 16 और हर के स्थान पे 12, जो कि अलग अलग हो जाता है भागफल। तो जब दोनों का भागफल समान नहीं आ रहा है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, अतः परिमेय संख्या में भाग क्रम विनिमय नहीं है, अतः परिमेय संख्याएं में भाग जो है वो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से लिख देंगे सहचर्यता, या इसी का दूसरा नाम है सहचर्यता। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए सहचर्यता को समझते हैं हम इसमें। तो देखिए इसमें देखिए पहला समझना है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या जो आप लोगों को खुद से बनाना है, यहाँ पर दिया हुआ है। प्राकृत संख्याओं के लिए विभिन्न संख्याओं की सहचर्यता की स्वयं जांच कीजिए, इसे आप लोगों को खुद से बनाना है। जब आप लोग इसको समझ लेते हैं पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बस यहाँ पर प्राकृत संख्या में क्या होती है, शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं ले सकती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से लेकर के जितना भी आगे संख्या है वो सभी संख्या लेना है प्राकृत संख्या में। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य से लेकर के जितना आगे संख्या है वो सभी लेना पड़ता है। तो इसमें शून्य बस छोड़ करके बाकी आगे संख्या ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या को हम समझते हैं, पूर्ण संख्या में सहचर्यता क्या होता है।
तो समझिए साहचर्यता क्या होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या, निम्नलिखित सारणी के माध्यम से पूर्ण संख्याओं के लिए 4 संक्रियाएं की साहचर्यता को स्मरण कीजिए। ये हमारा संक्रिया है, संक्रिया के यहाँ पे योग है, व्यवकलन, गुणन, भाग, ये सभी संक्रियाएं हैं। इसमें हमारा संख्या दिया हुआ है और इसमें हमारा टिप्पणी किया हुआ है, यानी कि बताया गया है जो कौन सा योग साहचर्य है, व्यवकलन में साहचर्य है या नहीं, गुणन में साहचर्य है या नहीं, भाग में साहचर्य है नहीं, वो आपको बताना है। तो देखिए साहचर्य कब होता है, सहचर्य कहिए या सहचर्यता कहिए या फिर सहचरिता कहिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसमें देखिए समझते हैं, पहला संक्रिया है योग, योग में देखना है संख्या लेना। अब संख्या में कौन सी संख्या लेना और क्या लेना वही समझना आप लोगों को। तो समझिए इसमें सहचरिता में क्या होता है, 3 संख्या लिया जाता है, संख्या ए बी और सी। यही ए बी संख्या जो है बराबर के उन साइड भी लिया जाता है, सेम संख्या ए बी सी संख्या। और इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं को आपस में एक साथ जोड़ते हैं योग में, और इसके बाद क्या करते हैं बराबर को उन साइड, फिर यहाँ पर जब ए बी लिए हैं एक साथ तो इसमें हम बी सी एक साथ लेते हैं। संख्याओं को हम इस तरह से पहले हम क्या करते हैं, बी सी को एक साथ इसमें जोड़ेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसमें हम ए को जोड़ लेंगे। और बराबर के इन साइड होता है हमारा बायां पक्ष और इन साइड होता है दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में जैसे है तो यहाँ पर ए बी को जब हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो ए बी को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा उसमें हम क्या करेंगे, बाद में सी को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से करते हैं। तो जैसे यहाँ पर समझिए 3 संख्या लीजिए, 3 संख्या कौन सा लेना है, पूर्ण संख्या के लिए समझ रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण संख्या। तो 3 पूर्ण संख्या लीजिए। पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है, न ही दशमलव सब में होता है, न ही बट्टे में होता है, भिन्न के रूप में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 3 पूर्ण संख्या लीजिए। पूर्ण संख्या आप लोगों को पता है, शून्य से लेकर के आगे जितना भी संख्या वो सभी पूर्ण संख्या है। तो लीजिए एक स्थान पर कोई संख्या ले लीजिए पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए ले लिए 3 प्लस का 5 प्लस का 0, ये तीनों पूर्ण संख्या है, इस तरह से ले लिए। और यही संख्या बराबर के उन साइड भी लेना है, 3 प्लस का 5 प्लस का 0, ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। और इसमें क्या करना है, 2 को एक साथ करना है, या तो यहाँ पर बी सी को एक साथ कर लीजिए या फिर ए बी को। जब यहाँ पर ए बी को एक साथ करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, बी सी को एक साथ जोड़ लेंगे पहले। तो इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जोड़िए या फिर 5 में 3 जोड़िए तो 8 हो जाएंगे, 8 में 0 को जोड़े तो यहाँ पर 8 ही प्राप्त होता है। और इसके बाद यहाँ पे इसमें क्या करना है, तो देखिए 3 को वैसे ही अभी छोड़ेंगे और इनको पहले हम पोस्ट वाले को हल करेंगे, बी सी को पहले हम एक साथ कर लेंगे हल। यहाँ पे इनका योगफल हो जाएंगे, 5 में हम 0 को जोड़ते हैं तो 5। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, 5 में हम 3 को जोड़े या फिर 3 में 5 को जोड़े तो 8। यानी कि देखिए यहाँ पर इन साइड भी 8 और इन साइड भी, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या फिर कहिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों समान आ रहा है। जब यहाँ पर 3 संख्याएं लेंगे पूर्ण संख्या, और तीनों का जब हम इस तरह से 2 को एक साथ करके और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ते हैं और दोनों का योगफल अगर समान आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे हम योग साहचर्य। योग में हम देख रहे थे ये योग कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो योग में साहचर्य है, इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यवकलन के लिए देखेंगे। व्यवकलन में हम क्या करेंगे, घटा करके देखेंगे। व्यवकलन में हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्या को जैसे ले लीजिए, कोई भी संख्या दूसरा भी ले सकते हैं आप लोग, तो हम समझाने के लिए यहाँ पर इसी को ले लेते हैं। 3 में से हम घटाएंगे 5 को, फिर घटाएंगे हम 0 को। व्यवकलन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। व्यवकलन ये हमारा योग था, ये योग था। अब व्यवकलन में देख रहे हैं, व्यवकलन में हम क्या करेंगे, 3 संख्या लिए तो बराबर के उन साइड भी यही सेम संख्या लेना है, 3 घटाओ 5 घटाओ 0। अब हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को एक साथ करेंगे, पहले 2 संख्याओं को एक साथ घटाएंगे, सॉरी इसमें हम बी सी को एक साथ घटाएंगे। जब इसमें हम ए बी को घटाए एक साथ तो इसमें हम बी सी को एक साथ घटाएंगे, ये 3 और बी सी को ये 5 माइनस का 0। तो देखिए 3 में से हम 5 को घटाएंगे तो कभी भी घटेगा नहीं, तो हम 5 में से हम 3 को घटाएंगे। जब दोनों अलग अलग संख्या है, देखिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो 2, और 2 प्लस में या माइनस में, 5 के आगे चिन्ह लगा माइनस का तो माइनस में हो जाएंगे। 5 में से 3 को घटाएं तो 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये है माइनस में 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस में देखिए 0 न ही माइनस में कभी होता ही नहीं, 0 माइनस में रहे या प्लस में उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 0 न धनात्मक संख्या न ही ऋणात्मक संख्या, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस में 2, ये हमेशा माइनस में 2 ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें हल करिए। तो देखिए ये है 3 को ऐसे ही छोड़ेंगे और इन दोनों को एक साथ करेंगे, ये माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 5 में से हम 0 को घटाएंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, 5 में से 0 को घटाते तो 5 ही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 5 को तो घटेगा नहीं, तो 5 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, माइनस का 2 आता है। तो इसमें तो समान आ रहा है, इसी तरह से दूसरा लेकर के देखते हैं, सभी के लिए समान आना चाहिए। कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं
तो उसके लिए समान आना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये समान तो आ रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, ये माइनस में आ गया है जो कि पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 3 माइनस का 5 माइनस का 7, इन साइड भी लिखेंगे 3 माइनस का 5 माइनस का 7। यहाँ पर देखिए इस तरह से ले लिए, दोनों को एक साथ करिए, इसमें दोनों को एक साथ करिए। तो देखिए 3 में से हम 5 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, 5 में से घटा रहे, 5 के आगे चिन्ह माइनस का, तो माइनस का लगाइए, माइनस में 7 माइनस में 7, इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9, माइनस में 9। देखिए ये एक पूर्णांक संख्या हो जाता है, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं पहली बात। अब इसमें देखिए इसको हल करते हैं, 3 माइनस का चिन्ह, देखिए 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो 2, और 2 क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि 7 में से हम घटा रहे तो 7 के आगे माइनस का चिन्ह लगाया, तो माइनस में हो जाएंगे 2। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे 3, और प्लस यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, तो ये है 2 2, यहाँ पर कितना आ जाता है 3 2 5। देखिए यहाँ पे आया माइनस का 9 और यहाँ पे आ जाता है 5, जो कि अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, व्यवकलन में साहचर्य नहीं है। इसी तरह से गुणन में देखेंगे, गुणन में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर क्या, 7 गुने 2 इंटू 5 बराबर 7 गुने 2 इंटू 5 बराबर, दोनों बराबर है या नहीं वो आपको बताना है। तो देखिए इसको हम लेकर के देखते हैं, 7 गुने क्या है 2 गुने 5 एक साथ है बराबर 59, 7 गुने 2 गुने 5, दोनों देखेंगे अब गुना करने पर बराबर आता है या नहीं। तो देखिए तीनों पूर्ण संख्याएं लिए हैं, ये तीनों क्या है पूर्ण संख्या। तो देखिए इसमें हम देखते हैं 7 को अभी वैसे ही छोड़ेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे, गुना का चिन्ह लगाइए, 2 को 5 से गुना करेंगे 2 पंचे के 10, 10 सत्ते के 70 हो जाता है, बराबर कौन साइड करिए, 7 दूनी के 14 गुने 5, 14 पंचे के 70। देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है, ये हमारा हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और दोनों क्या है पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, गुणन में होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गुणन में साहचर्य है, गुणन साहचर्य है। इसी तरह से आप लोग कोई भी उदाहरण लेकर के देख सकते हैं, गुणन में होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसमें भी है, तो इसको आप लोग हल करके देख सकते हैं। चलिए हम हल करके ही दिखा देते हैं, 4 गुने 6 गुने 0, 4 6 0, 4 गुने 6 गुने 0, पहले इन दोनों को एक साथ लिया है तो बराबर कौन साइड, उन साइड क्या करेंगे 4 गुने 6 को एक साथ लेके देंगे गुने 0। तो देखिए 4 गुने में 6 को 0 से गुना करें तो 0, 4 को 0 से गुना करें तो 0 ही प्राप्त होगा। देखिए 6 गुने 0 0, और 4 को 0 से करें तो 0, 0 से किसी भी संख्या में गुना हो जाता है तो 0 हो जाता है। 6 चौके 24, और 24 को हम गुना करें 0 से तो 0 ही, दोनों 0, यानी कि दोनों क्या है, ये पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या होता है, तो दोनों पूर्ण संख्या है, तो इसमें भी हम कहेंगे हाँ गुणन सहचर्य है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं भाग में, भाग में क्या होता है। तो देखिए भाग लेकर भाग सहचर्य नहीं है, पहले ही बता दिया गया यहाँ पर। अब नहीं है या है वो हम कैसे जांच करेंगे, तो संख्या लेकर के देखेंगे। 3 संख्याएं लीजिए, 3 संख्या जैसे ले लेते हैं हम इसमें 2 भागा 3 भागा 4, तीनों क्या है पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें माइनस में नहीं ले सकते हैं, माइनस कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर हम प्लस वाले लेंगे संख्या, तो इसमें हम क्या करेंगे उन साइड भी वही संख्या लिखेंगे 2 भागा 3 भागा 4। या तो आप इन दोनों को एक साथ करिए फिर, या फिर इन दोनों को एक साथ करिए, किसी दो संख्याओं को हम पहले एक साथ लेंगे। तो चलिए हम ए बी को एक साथ करते हैं, तो बराबर कौन साइड हम बी सी को करेंगे, समान दोनों में नहीं करना है, इस साइड ए बी कर रहे हैं तो उस साइड बी सी, या इस साइड बी सी कर रहे हैं तो उस साइड ए बी को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 भागा 3 यानी कि 2/3, और ये भागा हो गया 4, इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2/3, और इसको गुना में ले आएंगे तो ये देखिए ये इसके बटे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 हो जाएंगे। तो ये 1 जब इसको हम गुना में ले आएंगे तो ये 1 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे हो जाएंगे। यहाँ पर इसको हल करते हैं तो कितना होता है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और बटे में 3 चौके 12, 3 चौके 12 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 2/12। अब बराबर कौन साइड इसको भी हल करके देखेंगे 2/12 आता है यानी भाग करने पर, तो 2 है तो 2 भागा, और 3 को 4 से भाग देंगे तो 3/4, 3 और ये बट्टे में होता है 4, भाग देते हैं। तो अब इसके बाद देखिए इसमें 2 और इसको गुना में ले आएंगे, गुना में ले आएंगे तो ये क्या होगा पलट जाएगा, हर वाले अंश के जगह पर, अंश वाले हर के जगह पर, 4 ऊपर चले जाएगा और नीचे 3 आ जाएंगे। अब इसको देखिए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8, सामने सामने गुना होता है, बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 समझ सकते हैं इस तरह से। तो देखिए 4 दूनी के 8 और 1 को 3 से गुना करें तो 3, तो देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि भाग में जो है कभी भी सहचर्य नहीं है, भाग सहचर्य नहीं है इस तरह से पूर्ण संख्याओं के अंदर। अब इसी तरह से देखेंगे पूर्णांक संख्याओं के अंदर, पूर्णांक संख्या देखिए, अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या, तो देखिए पहला क्या करेंगे, ये संख्याएं और ये टिप्पणी,
संक्रिया मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ यानी कि योग, और इसके बाद व्यवकलन यानी कि घटाओ, गुणन मतलब गुना, भाग मतलब भाग। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरा संख्या है, ये सभी क्या है, संख्या में है। और टिप्पणी का कहने का मतलब है, टिप्पणी मतलब होता है जो यहाँ पर ये बताया गया है, इसको जब हल किए हैं तो क्या पता चला है, ये है या नहीं, वो आप लोगों को इसमें बताया गया है। योग साहचर्य होता है योग में, इसमें देखिए बताया गया कैसे, क्या यहाँ पर इतना बराबर इतना होता है या नहीं। तो यहाँ पर समझिए, क्या -2 + 3 - 4 पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस में भी होता है, तो इसीलिए माइनस में दिया गया। -2 + 3 प्लस माइनस का 4 है, 4 है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे इसको एक साथ किया है, इन दोनों को एक साथ लिया है, वही यही संख्या उन साइड भी लिखेंगे, -2 + 3 प्लस माइनस का 4। इसमें हम क्या करेंगे, जब इसमें BC को एक साथ लिया तो इसमें AB को एक साथ लेंगे, AB को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे, इस तरह से कर लीजिए। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हल करके देखेंगे। जब दोनों यहाँ दोनों का योगफल समान आ जाता है और पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हम कहेंगे इसमें जो है योग साहचर्य है, पूर्णांक संख्याओं के लिए योग साहचर्य है अगर आ जाता है तो। यहाँ पर देखिए -2 को अभी वैसे ही छोड़ देंगे, तो ये प्लस का चिन्ह। अब देखिए इसमें ये प्लस में और ये माइनस में संख्या, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, यानी कि ये हो गया 3 - का 4। और देखिए अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो हम किस में से घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो क्या होता है, घटता है। तो 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो होगा 1, और 1 किस चीज़ में, प्लस में या माइनस में, तो माइनस में। तो माइनस में 1 और ये है प्लस का चिन्ह, तो इस प्लस चिन्ह को आप माइनस चिन्ह से इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, ये अभी इतना कोष्ठ में है, इतना कोष्ठ में है, 2 प्लस इतना है कोष्ठ में है, तो इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, ये 2 है माइनस में, ये माइनस में 2, और देखिए इसमें जो यहाँ पर किए तो कितना हल किए हैं, तो हल करेंगे तो कितना होगा, 3 में से 4 को घटेगा तो नहीं, 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, और 1 माइनस में, तो प्लस चिन्ह को, इस प्लस चिन्ह को इसमें माइनस में आएंगे ये 1, तो माइनस में प्लस माइनस माइनस में हो जाएंगे कितना, 1, इस तरह से होगा। तो ये दोनों माइनस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस में 3 हो जाएंगे, दोनों एक ही जाति का तो जोड़ देंगे, और जिस जाति का चिन्ह लगा है दोनों में उस जाति का चिन्ह लगा देंगे, तो इसमें आया -3, और इन साइड अब देखेंगे इन दोनों को एक साथ करेंगे, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो 1, और 1 प्लस में या माइनस में, 3 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो ये प्लस में हो जाएंगे 1, और इसके बाद ये प्लस माइनस, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस चिन्ह को हम गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, तो माइनस में हो गया 4। तो देखिए 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 4 में से हम 1 को घटाएंगे तो 4 में से घटाएंगे तो 3, और 4 के आगे चिन्ह लगा माइनस तो माइनस, तो देखिए इनके बराबर ये आ जा रहा है, दोनों का योगफल समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या जो है योग में साहचर्य होता है, तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है योग साहचर्य है। इसी तरह से हम देखेंगे व्यवकलन में, तो देखिए अब देखते हैं व्यवकलन में। अब देखिए व्यवकलन में जो है इसको हल करके देख लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हल करके देखिए, 5 7 3, 5 7 -3, 5 -7 -3, इसको इस साइड भी लिखना है, 5 -7 का 3, इसमें एक साथ इनको लिया है तो इसमें हम AB को एक साथ ले लेंगे और इनको हल करके देखेंगे। अब तो देखिए 5 को ऐसे ही लिख लिए अभी, और ये देखिए 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो 4, और इसके बाद देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और उन साइड देखिए अब 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो 2, और 2 किस चीज़ में, माइनस में या प्लस में, माइनस के आगे है, 7 के आगे माइनस लगा है तो माइनस में हो जाएंगे 2, और ये माइनस में 3, और इनको जब हल करेंगे दोनों माइनस जाति का तो जोड़ देंगे, और जुटेगा तो कितना हुआ, 3 2 5, और 5 किस जाति का दोनों है, माइनस जाति का, माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर माइनस का 5 आएगा। जब दोनों को आपस में घटाएं तो दोनों देखिए अलग अलग आ गया संख्या, तो हम क्या कहेंगे इसमें, यहाँ पर कहेंगे इसमें व्यवकलन साहचर्य नहीं है। इसी तरह से देखेंगे गुणन में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस तरह से 3 संख्याओं को लेंगे, 3 संख्या ले लीजिए, जैसे यही संख्या ले लेते हैं हम, 5 × 7 -7 -8, 5 × -7 × -8। अब इसमें दोनों को एक साथ कहाँ पे किसके साथ किया है, इसमें BC को एक साथ लिखा है, तो BC को एक साथ लिया है इस तरह से, तो बराबर कौन साइड भी यही संख्या लिखना है, 5 × -7 × -8,
तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी को एक साथ कर लेंगे, इसमें हम ए बी को एक साथ लगा देंगे। अब देखिए इसमें हल करना है, 5 को वैसे ही छोड़ेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो देखिए दोनों गुना में है तो गुना कर देंगे, 7 को 8 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते के 56, और 56 माइनस में या प्लस में, देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस को हम जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह लग जाता है, या फिर माइनस माइनस इस तरह से कट भी सकता है, काट भी सकते हैं। तो 56 को हम 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे के 30 के 0 हाथ में 3, 25 25 3 28, 280 आ गया। इसमें देखिए यहाँ पे इन दोनों को एक साथ करिए, 5 को हम 7 से गुना करेंगे तो 5 सत्ते के 35, माइनस में या प्लस में, ये माइनस में है और इनके आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि माइनस में हो गया 7 पंचे 35 और गुने हो गया माइनस का 8। तो अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 35 को हम जब गुना करेंगे 8 से तो कितना होगा, 35 8 का होता है 280, 8 पंचे के 40 के 0 हाथ में 4 और 8 3 के 24 4 28, और देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से जब गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह हो जाता है। तो देखिए दोनों में 280, दोनों का गुणनफल समान आ रहा है, इसमें हम कह सकते हैं गुणन में जो है सहचर्य होता है, पूर्णांक संख्या जो है गुणन में सहचर्य होता है, इस तरह से गुणन सहचर्य है। इसी तरह से आप लोग भाग में भी देख सकते हैं, भाग करके देख लेना, भाग में इसी को हम भाग करके देख लेते हैं, 10 2 5, 10 भागा माइनस का 10 2 माइनस का 5 भागा माइनस का 5, इस तरह से दिया है। इन्हीं संख्या को हम क्या करेंगे, इन साइड भी लिख देंगे, माइनस का 10 भागा 2 भागा माइनस का 5। अब दोनों को हम या तो इन दोनों को एक साथ करिए या फिर इन दोनों को एक साथ करिए, किसी एक को, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है ए बी को एक साथ किया है, चलिए ए बी को एक साथ करते हैं, इन दोनों को हमें एक साथ कर लेना है, तो इसमें हम बी सी को एक साथ कर लेंगे, बी सी को एक साथ करिए। तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए माइनस का 10 इसमें भाग देना है 2 से, और ये भागा है माइनस का 5। अब देखिए ये 2 से काटेंगे, 2 पंचे के 10, माइनस का 5 भागा माइनस का 5। तो देखिए माइनस का 5 मतलब देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं माइनस का 5 और ये भाग में है, इसको गुना में ले आएंगे तो ये देखिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये 1 बट्टे में माइनस का 5 होता है, माइनस का 5। तो देखिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये और ये कट गया, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 आता है। इन साइड भी अब देखेंगे 1 आता है या नहीं, तो देखिए ये माइनस का 10 भागा, इसमें हम भाग देंगे 2 भागा में ये माइनस का 5। अब इसमें काट सकते हैं, जो कटेगा उसको, पहले हम क्या करेंगे, इसको गुना में ले आएंगे, तो माइनस का 10 और इसको गुना में ले आएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा माइनस का 5 और ये 2 नीचे, 2 से काटेंगे 2 पंचे के 10, यानी कि यहाँ पे कितना आता है, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह और 5 25। देखिए दोनों अलग अलग हो जाता है, जब दोनों अलग अलग हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, भाग में जो है सहचर्य नहीं है, पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से परिमेय संख्याओं को आप लोगों को देख लेना है, परिमेय संख्या को इसी तरह से देख लेना, आप लोगों को समझ लेना है, यहाँ पर दिया हुआ इसको आप लोग समझ लीजिए। तो परिमेय संख्या को क्या करना है, खुद से आप लोगों को समझ करके देखना है, और अगर नहीं समझ आता है परिमेय संख्या वाले, इतना आप लोगों को समझाएं फिर भी नहीं समझ आता है, तो आप लोगों को क्या करना है, पुराने वीडियो, हम पहले से वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं, 2 बार पहले से पुराना वीडियो है मेरा, उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अब हम इनसे आगे समझते हैं, इनसे आगे देखिए अब क्या है। अब देखिए अब हम समझते हैं योज्य तत्समक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए योज्य तत्समक क्या होता है, तो याद रखना है आप लोगों को, जब किसी पूर्ण संख्या रहे, पूर्णांक संख्या रहे या फिर परिमेय संख्या रहे, उनमें शून्य को जोड़ते हैं तो पुनः फिर से वही संख्या प्राप्त होता है, तो उन संख्याओं के लिए शून्य को हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं, यानी कि एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे समझिए, इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। हमने आपको क्या बताया, जब किसी पूर्ण संख्या, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 5 ले लिया, 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो इसमें अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो फिर से वही संख्या, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है 5। तो यही जो 5 प्राप्त हुआ है पुनः किसको जोड़ने पर, शून्य को जोड़ने पर, तो यही शून्य क्या होता है, इन संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहलाते हैं। इसी तरह से हम क्या बताएं, पूर्ण संख्या रहे या फिर पूर्णांक संख्या रहे, पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे माइनस में कोई संख्या है, माइनस में ले लीजिए 7, तो इसमें भी अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो फिर से वही संख्या -7 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये जो शून्य है इन संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहलाएंगे। इसी तरह से हमने क्या बताया, परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 7/2, तो 7/2 में भी अगर शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होते हैं वापस
7/2। तो फिर से यहाँ पर देखिए 7/2 प्राप्त हुआ, तो ये जो शून्य है इन संख्याओं के लिए क्या होता है, योज्य तत्समक कहलाते हैं। तो इस तरह से आप लोग योज्य तत्समक के बारे में समझ गए। अब हम समझते हैं गुणात्मक तत्समक क्या होता है। अब देखिए अब हम समझते हैं गुणात्मक तत्समक। इससे पहले हमने योज्य तत्समक देखा। योज्य तत्समक में हमने दो संख्याओं को आपस में जोड़ा है और दो संख्याओं में हमने शून्य को जोड़ा है। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं फिर से वही संख्या प्राप्त होता है, तो हम क्या कहते हैं, वो जो शून्य है इन संख्याओं का योज्य तत्समक है। और गुणात्मक तत्समक इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी संख्याओं में याद रखना है, जब किसी पूर्ण संख्या रहे, पूर्णांक संख्या रहे या फिर परिमेय संख्या रहे, उसमें अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के लिए हम 1 को क्या कहते हैं, उन संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे समझिए कोई संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या क्या है, यही संख्या ले लीजिए 5 जैसे, तो 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और इसमें अगर हम 1 से गुणा करें फिर से वही संख्या प्राप्त हो, जैसे 5 है तो 5 का 5 यही संख्या प्राप्त हुआ है। तो इन संख्याओं के लिए ये जो संख्या 1 से गुणा की है, तो यही 1 जो है इन संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। तो याद रखना है। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे यही पूर्णांक संख्या -7 ले लेते हैं, तो -7 में अगर हम 1 से गुणा करें तो फिर से वही संख्या प्राप्त होता है -7, तो यही -7 प्राप्त हुआ है। तो ये जो 1 है इन संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7/2 है और इसमें अगर हम 0 से गुणा करें, तो सॉरी 0 से नहीं 1 से करना है, यहाँ पे 1 है तो 1 से गुणा करना है। देखिए जैसे हमने 7/2 को हम यहाँ पे ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को जब 1 से गुणा किए तो फिर से वही संख्या प्राप्त हुआ 7/2, तो यही जो वही संख्या फिर से प्राप्त होता है। तो इस संख्याओं के लिए 1 जो है गुणात्मक तत्समक कहलाएंगे। तो गुणात्मक तत्समक भी आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए लास्ट है ये हमारा, लास्ट में क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। इसे आप लोगों को खुद से समझ लेना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो हम जो है पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। यही लास्ट है आप लोगों का, तो इसे आप लोग खुद समझ लीजिए। यहाँ पे बना हुआ है सब कुछ, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये इसका सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला है वितरकता का। यह सूत्र होता है a × b + c बराबर ab + ac। और यहाँ पे वितरकता का, यहाँ पे देखिए ये हमारा योग के लिए हो गया और ये व्यवकलन यानी कि घटाव के लिए हो गया। घटाव के लिए a × b - c बराबर ab - ac। ये कैसे हुआ, तो देखिए ए को हम पहले बी से गुना करते हैं तो ए बी, और ये प्लस का चिन्ह, ए को हम सी से गुना करते हैं तो ए सी, फिर ए को हम बी से गुना करते हैं तो ए बी माइनस, तो माइनस, ए को फिर सी से गुना करते हैं तो ए सी। यहाँ पर देखिए इस रूप में अगर हो कोई भी समीकरण, जब इस रूप में हो तो हम क्या करते हैं, इस रूप में तोड़ लेते हैं, और या फिर अगर इस रूप में हो तो इसको हम इस रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसी तरह से इसमें हल किया गया है। इसे आप लोगों को खुद से समझ लेना है। अगर नहीं समझ आता है तो हम जो है पहले से वीडियो बना दिए, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।